टैक्स पे टैक्स लगाने वाली एक बात है जो कि गैर कानूनी है। गवर्नमेंट का और टैक्स पेयर का बहुत सा पैसा जाया हुआ। 4C के फैसले के बाद जो सूरत हाल है वो क्या है? 7E जो है अल्ट्रा वायरिस ऑफ द एक्ट है और इस पे जो है अमल दरामद बंद होना चाहिए। हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें बलोचिस्तान केपी के पेशावर हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायरिस इसको शुरू में डिक्लेयर कर दिया। 4C का जो टैक्स है उसकी रिकवरी के लिए FBI क्या इकदाम उठा रहा है? एक टैक्स पेयर का लीगल राइट है कि उसके जितने रिफंड हैं वो उसको कैश में वापस पे किए जाए। जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके करोड़ों नहीं अरबों रुपए के रिफंड पेंडिंग है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। यूके में होता है कि आप प्रॉफिट्स में हैं, ठीक है, तो आपने टैक्स पे किया है और अगले सालों में आप कहीं पे लॉस में चले गए हैं तो आपको रिकूप करने के लिए उस पैसे में से कुछ पैसा वापस किया जाता है। ये सियासी बुनियादों के ऊपर जो भी फैसले किए जाते हैं उनकी कोई भी जो है वो उम्र नहीं होती। इसमें जो सबसे बड़ी ज्यादती है वो सेक्शन 147 में जो सुपर टैक्स को इंक्लूड किया गया। ये चार्जेबिलिटी इसकी थी नहीं, ये गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये टैक्स चार्ज किया था। मेरी आपके इस चैनल से या आपकी इस ब्रॉडकास्ट से एक हुकूमत से अपील है कि सुपर टैक्स को 147 सेक्शन से मिन्हा किया जाए। डेवलपर्स का काम करते हैं और सोसाइटीज जो बनाते हैं तो ये अब बेहतर होगा। और 4C किन लोगों ने देना था? वो थे हाई अर्नर्स। प्रॉपर्टीज परचेज करने की तरफ जो है वो अब ज्यादा रुझान होगा। जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके करोड़ों नहीं अरबों रुपए के रिफंड पेंडिंग है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कि जो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है या जो इनकम अदरवाइज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है उसके ऊपर 4C नहीं लगेगा। ये चार्जेबिलिटी इसकी थी नहीं, ये गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये टैक्स चार्ज किया था। अगर एकदम से कैश फ्लो कारोबार में से निकल जाएगा तो ऑलरेडी कारोबार जबू हाली का शिकार है, वो तो फिर बंद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन 7E और सुपर टैक्स के सेक्शन 4C पर वफाकी आईनी अदालत के फैसले आ चुके हैं। वो फैसले क्या हैं, फैसलों से पहले की सूरत हाल क्या थी, अब सूरत हाल क्या है? क्योंकि जब 2014-15 में ऑपरेशन जारी था, जब 4B सुपर टैक्स लगाया गया जिसमें कहा गया कि अशराफिया पर लगाया गया, फिर 2022 में 4C टैक्स लगाया गया जो कहा गया ये अशराफिया पर लगाया गया है, फिर 7E टैक्स लगाया गया। 7E का जो टैक्स था वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर लगाया गया था, जिसमें तमाम लोग वो आते हैं जो बेवा भी हैं, गरीब भी हैं, जो वट एवर इमूवेबल प्रॉपर्टी रखते हैं उन पर यह टैक्स लगाया गया था, जिस पर तमाम टैक्स देनदगान, टैक्स बार, चैम्बर सरापा एहतजाज थे। वफाकी आईनी अदालत ने 7E टैक्स तो ख़त्म कर दिया है लेकिन 4C पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया है। ये दोनों टैक्स क्या हैं और मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मेंबर आई कैप हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ कमर साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, साबिक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं FBI के। सबसे पहले फैसल इकबाल ख्वाजा साहब की तरफ चलते हैं। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप उन प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, ये बताइएगा 7E पर जो फैसला आया है वो क्या है? ये जो 7E पे फैसला आया है ये अवाम की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये जो कानून 7E वज़ा किया गया था, आप जानते होंगे कि आपके ही प्रोग्राम के तवज्जुह से आज से 3 साल पहले मैंने ये कहा था ये कानून बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इन्होंने एक तरह का वेल्थ टैक्स दोबारा इन्फोर्स कर दिया था जो कि वेल्थ टैक्स एक्ट अब रिपील हो चुका है। तो वेल्थ टैक्स को इनकम टैक्स का पार्ट बनाना और उसको लेवी करना सरीहन नाइंसाफी थी, जिसके लिए सबसे बेहतरीन जजमेंट जो आई थी वो जस्टिस शाहिद जमील खान साहब की आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको अल्ट्रा वायरिस ऑफ द एक्ट डिक्लेयर किया जाए। अब 7E है क्या? 7E बेसिकली उस एसेट पे वो टैक्स लगा रहे हैं जो कि ऑलरेडी टैक्स्ड इनकम से बना है।
यानी वो एसेट जो कि वाइट मनी से, टैक्स्ड इनकम से किसी बंदे ने क्रिएट किया है, आप उसको हर साल मजीद 1% ऑफ द फेयर वैल्यू टैक्स करना चाह रहे हैं, जो कि टैक्स पे टैक्स लगाने वाली एक बात है जो कि गैर कानूनी है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, उन्होंने अपने इस डिसीजन में वादे किया और वज़ा किया कि ये 7E जो है अल्ट्रा वायरिस ऑफ द एक्ट है और इस पे जो है अमल दरामद बंद होना चाहिए। बेसिकली 7E में इन्होंने क्या किया था, कुछ एक्सेप्शंस भी डाल दी थी। अगेन ये डिस्क्रिमिनेटरी थी, यानी कि एक पार्ट ऑफ सोसाइटी से आप 7E ले रहे हैं और दूसरी पार्ट ऑफ सोसाइटी से आप 7E नहीं ले रहे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन में भी आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें ये बताता है जहां पे भी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होगा किसी लॉ का, तो वो अल्ट्रा वायरिस ऑफ द एक्ट होगा। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद 7E की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है? बेसिकली अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि हमें सोचने की जरूरत है कि 7E इन्होंने फोर्सफुली भी लोगों से वसूल किया हुआ है, तो अब ये सारे के सारे पैसे इनको रिफंड करने पड़ेंगे क्योंकि अब ये कानून खत्म हो चुका है। एक अलहदा से एक हैसल शुरू हो जाएगी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए भी और उन टैक्स पेयर्स के लिए भी जो 7E पे कर चुके हैं। डे 1 से मैं अपने तमाम क्लाइंट्स हैं उनको 7E पे करने से मना कर रहा था, क्योंकि देखें दो चीजें हैं। एक तो आपने जो 7E लगाया उसकी कानून का रैशनल बिल्कुल गलत था, उसको आप बिल्कुल इस तरह फोर्स नहीं कर सकते जैसे आपने उसको इन्फोर्स करने की कोशिश की। दूसरी चीज ये है, अब 7E के इस जजमेंट के आने के बाद बहुत सारे रिटर्ने हैं जिनके साथ 7E के फॉर्म लगे हुए हैं, उनको भी रिवाइज करना होगा। और बहुत सारी ऐसी रिटर्ने हैं जिनमें लोगों ने 7E की पेमेंट्स की हुई हैं, उसको भी रिफंड करना है। इसी तरह हमने फोर्सफुली लोगों से अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे थे, तमाम रजिस्टरिंग अथॉरिटीज के जरिए ये 7E रिकवर किया हुआ है। अगेन वो 7E भी सारे का सारा रिफंडेबल बन जाएगा उन टैक्स पेयर्स को, और ये एक नया मसला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए भी और हम सब के एडवोकेट्स के लिए भी बन जाएगा। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप रिफंड की बात कर रहे हैं, FBR से रिफंड लेना किसी जुए शीट लाने से कम नहीं। आप क्या समझते हैं 7E का रिफंड मिलेगा? देखें बात यह है कि FTO एक फॉल अदारा है इस वक्त। बेसिकली अगर सबसे पहले तो टैक्स पेयर्स को रिफंड एप्लीकेशन अपने कंसर्न DCITs को और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास फाइल करनी पड़ेगी। अगर उस पे नहीं होता अमल दरामद तो फिर इसका एक ही हल है कि लोग FTO के पास जाएंगे, एप्लीकेशन लेंगे और वहां से जो डायरेक्शन होगी उसके मुताबिक फिर डिपार्टमेंट को ये पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के आने से पहले मेरा जाती ख्याल था कि ये पैसे इन्हें रिकवर करने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि जब तक एक चीज फाइनल नहीं होती तब तक आप उसकी रिकवरी के लिए अगर कोई भी परस्यूएंट करते हैं और सब्सिक्वेंटली वो टैक्स जो है वो जुडिशियल टेस्ट को पास नहीं करता तो वो रिफंडेबल हो जाता है। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि जो 4C पर वफाकी आईनी अदालत का फैसला आया है उसको आप किस तरह देखते हैं? वफाकी आईनी अदालत का 4C पे जो फैसला आया है, सबसे पहले तो 4C किन लोगों ने देना था, वो थे हाई अर्नर्स। हाई अर्नर्स पे अगर हम 4C लगाते भी हैं, इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी के हालात हैं उसके मुताबिक सुपर टैक्स लेना हाई अर्नर्स से बनता था। लेकिन इसमें एक जो चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा वो ये है कि जो 4C का स्लैब है मिनिमम, वो 50 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। यानी 50 करोड़ तक की इनकम को जो है ना वो 4C से एग्जम्पशन देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो इन्फ्लेशन के हालात और मुल्की हालात हैं, क्या इकोनॉमी के हालात हैं, 50 करोड़ की इनकम अगले साल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो लोग 2022 और 23 में प्रॉफिट्स में थे वो 24 और 25 में हैवी लॉसेस में है। तो बेसिकली 4C जो लगाया गया वो बिल्कुल ठीक लगाया गया, लेकिन इसमें जो स्लैब है 15 करोड़ का रखा गया, ये मेरे ख्याल में गलत है। इसको 50 करोड़ से ऊपर जो इनकम लोग अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर लगाना चाहिए, और इस स्लैब को हुकूमत को फौरी तौर पे इस फाइनेंस एक्ट में चेंज करके 15 करोड़ से 50 करोड़ करना चाहिए। अब ये वफाकी आईनी अदालत ने ऑर्डर का है पैरा 92, जो हम सब की
पहले से ही डिमांड थी कि जो इनकम एग्जम्प्ट है फ्रॉम लेवी ऑफ टैक्स उसके ऊपर सुपर टैक्स नहीं लग सकता। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। तो बेसिकली यही उन्होंने एलेबोरेट किया है अपना पैरा 92 में ऑफ द जजमेंट के जी इनकम जो अदरवाइज एग्जम्प्ट है फ्रॉम लेवी ऑफ टैक्स, या वो कोई कैपिटल गेन है सेल ऑफ लैंड का, या वो कैपिटल गेन है सेल ऑफ सिक्योरिटीज का जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, तो उसके ऊपर सुपर टैक्स भी नहीं लिया जा सकता। ये एक उन्होंने जजमेंट का पार्ट है पैरा 92 जो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये डिस्कस हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने ये पहले ही एलेबोरेट किया था, उसी को लेते हुए उन्होंने यहाँ पे भी ये फैसला किया है कि जो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है या जो इनकम अदरवाइज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है उसके ऊपर 4C नहीं लगेगा। फैसल साहब, 4C का जो टैक्स है उसकी रिकवरी के लिए एफबीआर क्या इकदाम उठा रहा है? बेसिकली अब जब हम 4C की रिकवरी के इक़दामात की बात करते हैं तो हम लोग एप्लीकेशंस दे रहे हैं अपने रिफंड एडजस्टमेंट और बैलेंस पेमेंट के लिए, जिसको एफबीआर ज्यादातर मान नहीं रहा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता एफटीओ की एक जजमेंट आ गई है जिसमें एफटीओ ने कहा है कि अगर किसी भी आदमी का कोई रिफंड पेंडिंग है तो पहले उसको एडजस्ट किया जाए और बाकी डिमांड जो है वो उसे रिकवर की जाए। तो इसके तनाजुर में मैं उन तमाम लोगों को जिन पे ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी आप हमें सारी की सारी पेमेंट करें और रिफंड हमने एडजस्ट नहीं करने, उन सबको एफटीओ के पास जाना चाहिए, केसेस फाइल करने चाहिए और वहां से डायरेक्शन दिलवा के अपने रिफंड एडजस्ट करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है जिसको आप पहले कंसिडर कर लीजिएगा कि वो रिफंड डिटरमिन्ड होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो नॉन डिटरमिन्ड रिफंड्स हैं या नॉन वेरीफाइबल रिफंड्स हैं। आपने अपनी पहले ये तसल्ली कर लेनी है कि वो रिफंड्स आपके अवेलेबल हैं। अगर वो अवेलेबल हैं तो वो फुली एडजस्टेबल हैं। इसके साथ एफबीआर ने किस्तों की भी सहूलत दी है जिसके लिए हम एफबीआर के मशकूर हैं कि उन्होंने ये कहा है कि आप किस्तों में अपनी ये लायबिलिटी उतार सकते हैं। ज्यादातर वो ये कह रहे हैं कि जून तक आप इसको पे ऑफ कर दें, लेकिन जो इकोनॉमी के हालात हैं, मेरी आपके इस प्रोग्राम के तवसत से ये रिक्वेस्ट है कि इसको दिसंबर तक की किस्तें लोगों को कर दें या 1 साल की किस्तें कर दें, ताकि कारोबार का कैश फ्लो जो है, अगर एकदम से कैश फ्लो कारोबार में से निकल जाएगा तो ऑलरेडी कारोबार जबू हाली का शिकार है, वो तो फिर बंद हो जाएंगे। तो इस पे कोई थोड़ा सा नरम जाविया लेना चाहिए। फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि कानून के मुताबिक रिफंड्स एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं? एक टैक्स पेयर का लीगल राइट है कि उसके जितने रिफंड है वो उसको कैश में वापस पे किए जाएं, यानी उसको रिफंड पेमेंट वोचर्स दिए जाएं और वो रिफंड डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। ये तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर टैक्स पेयर का कि वो उसके रिफंड उसको वापस किए जाएं। और अगर फॉर एग्जांपल एफबीआर उनको पेमेंट नहीं कर सकता तो फिर उसकी जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है उसमें से एडजस्ट करे। इस पे इवन सर्कुलर 9 है 2007 का, जिसमें वो ये कहता है कि एक आदमी की एफबीआर के जितने महकमों की लायबिलिटीज हैं वो किसी दूसरे महकमे के रिफंड से भी एडजस्टेबल है। इसमें उन्होंने यहां तक कहा कि अगर सेल टैक्स की कोई रिफंड है तो वो इनकम टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, और इसी तरह कोई इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी है तो वो सेल टैक्स की रिफंड अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है। और ये सर्कुलर बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है चंदा मोटर्स की, रिपोर्टेड के ऑल द सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस ऑफ एफबीआर आर बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू द एफबीआर। बेसिकली ये सर्कुलर इन्होंने खुद इशू किया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। अगर इस सर्कुलर इन्होंने लिखा है कि इवन एक महकमे की लायबिलिटी दूसरे के रिफंड के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है, तो जो रिफंड अवेलेबल है इनकम टैक्स के हैं या वो सेल टैक्स के हैं, वो फुली एडजस्टेबल है अगेंस्ट सुपर टैक्स लायबिलिटी। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि 4C पर वफाकी टैक्स महोत्सव का भी फैसला आया है, वो क्या है? उसमें एक नंबर ऑफ केसेस और प्लेंट्स फाइल हुई थी एफटीओ के पास, जिसकी जिस्ट ये है कि उन्होंने कहा कि जी अगर किसी के रिफंड्स हैं तो वो एडजस्ट करने के बाद बाकी लायबिलिटी 4C की वसूल की जाए। फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि इसमें सबसे 4C के टैक्स की रिकवरी में सबसे बड़ा मेन सवाल ये आता है, जिन लोगों के रिफंड पड़े हुए हैं क्या वो एडजस्ट होंगे या नहीं? यहाँ पे भी यूबी साहब 2-3 मसले हैं। एक तो मसला ये है वो लोग जिनसे हम 4C कैपिटल गेन्स पे ले चुके हैं,
उनके भी वो रिफंड बन जाएंगे। दूसरा ये है जो सबसे बड़ा इसमें मसला आ रहा है, जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके करोड़ों नहीं अरबों रुपए के रिफंड पेंडिंग है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, जिससे भी वो सुपर टैक्स लेना चाहते हैं उसका ये राइट है कि अगर उनका कोई रिफंड मौजूद है और लेजिटिमेट है और जो डिटरमिन्ड है तो पहले सुपर टैक्स वहां से मिनहा होना चाहिए। अगर उसके बाद कोई चीज बचे तो वो कैश में बैंक के जरिए एफबीआर उससे वसूल करे। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो जनरल एटीट्यूड एफबीआर का चल रहा है वो कहते हैं जी उन रिफंडों को तो आप एक साइड पे रख दें, हमें सुपर टैक्स की रकम पे करे। मेरे ख्याल में मैं इसको इस तरह देखता हूं कि आईएमएफ के जो बजट प्रेशर्स हैं और जो अभी बजट का शॉर्टफॉल रिपोर्ट हुआ है 611 अरब का, इस तनाजुर में एफबीआर के पास और कोई चारा नहीं है कि वो ये सुपर टैक्स अलावा भी जो कोई लेवीज है वो उसको जल्द अज जल्द रिकवर करें और उस टारगेट को मीट करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो जस्टिस ये है कि अगर मैंने किसी शख्स से कोई पैसे लेने हैं और उसके कोई पैसे देने भी हैं तो इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद अगर मेरा कुछ बनता है तो वो लेना देना है। सेम इज द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसको चाहिए कि जिन लोगों के रिफंड्स हैं और डिटरमिन्ड हैं तो उनको या तो रिफंड कैश में दे दें ताकि वो सुपर टैक्स की लायबिलिटी पे कर दें, या फिर उसे डायरेक्टली आईटी 104 बनाएं और सुपर टैक्स के जो पेबल अमाउंट है उसमें से माइनस करके और बाकी रकम को डिटरमिन करें। एक ही मैंने आपको बताया जी, ये पैरा 92 है ऑफ द जजमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकम जो अदरवाइज एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्स या वो इनकम जिसपे कोई टैक्स नहीं ले सकते आप एग्जम्पशन की वजह से, उस पे सुपर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें ब्रॉडली क्लासिफाइंग दो कैटेगरीज उन्होंने दी हैं, एक कैपिटल गेन जो कि ऑन सेल ऑफ लैंड है नॉन टैक्सेबल है और दूसरा कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज है जो नॉन टैक्सेबल है। उन्होंने कहा इसको आप सुपर टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं डाल सकते क्योंकि जब आप सुपर टैक्स वाला सेक्शन 4C पढ़ते हैं उसमें उन्होंने कैपिटल गेन को भी इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है या ब्रॉडली क्लासिफाइंग इनकम अदरवाइज एग्जम्प्ट है तो उस पे भी 4C एप्लीकेबल नहीं है। फैसल इकबाल खान साहब ये भी बताइएगा कि जिन लोगों ने 7E का जो टैक्स है वो जमा करवाया है उनके साथ क्या सलूक होगा? देखें जी 2015 वाला तो जो था ना टैक्स, ये 2014 में आया था, बेग योर पार्डन, उसमें उन्होंने कहा था ये टेम्परेरीली डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए वन टाइम टैक्स है। उस पे भी जजमेंट्स आ गई हुई हैं कोर्ट्स की, वो तो अब नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन ये जो 4C है ये इन्होंने लगाया आगे 2022 में। 2022 में जब 4C आया, रैशनल ये था कि वो लोग जो के सुपर प्रॉफिट्स कमा रहे हैं उनकी सोसाइटी की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए सुपर टैक्स को वहां पे उन्होंने इन्फोर्स किया। अगेन मेरा ये सवाल है कि अगर आप एक साल में, यूके में होता है कि आप प्रॉफिट्स में हैं, ठीक है, तो आपने टैक्स पे किया है और अगले सालों में आप कहीं पे लॉस में चले गए हैं तो आपको रिकूप करने के लिए उस पैसे में से कुछ पैसा वापस किया जाता है। सुपर टैक्स भी इसी तरह है। मेरी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसने इस साल 2.5 अरब रुपया कमाया, वो सुपर टैक्स दे रही है, लेकिन अगर उससे अगले साल में वो कंपनी लॉस में चली गई है, 2-3 अरब रुपए का लॉस हो रहा है, ये मैं टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो फिर जो उसने सुपर टैक्स दिया है उसका एक पोर्शन उसको वापस भी करना चाहिए ताकि वो कैश फ्लोस को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिवाइव कर सके। लेकिन हमने यहाँ पे जो कानून बनाया है वो वन वे है। वो क्या है कि आप जब कमाएंगे तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जब आप लॉस में जा रहे हैं तो इस टैक्स में से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और फर्दर इसमें जो सबसे बड़ी ज्यादती है वो सेक्शन 147 में जो सुपर टैक्स को इंक्लूड किया गया। अब देखें, एक साल में आप प्रॉफिट में हैं, आपने उस पे सुपर टैक्स दे दिया, अगले साल में आप लॉस में हैं, तो सुपर टैक्स की लायबिलिटी तो पीरियड एंड पे जाके डिटरमिन होनी है ना। अगर मैं लॉस में हूं उस साल में तो मुझे सुपर टैक्स क्यों एडवांस के तौर पे देना है? मेरी आपके इस चैनल से या आपकी इस ब्रॉडकास्ट से एक हुकूमत से अपील है कि सुपर टैक्स को 147 सेक्शन से मिन्हा किया जाए, क्योंकि लॉजिकली भी ये बिल्कुल अब्सर्डिटी है। क्या मतलब है, जब मैंने ईयर एंड पे आगे मुझे पता चलना है अगर मैंने 15 करोड़ से ज्यादा कमाया है तो फिर सुपर टैक्स देना है, और 15 करोड़ से कम कमाया तो मैंने सुपर टैक्स नहीं देना। तो इसको पार्ट ऑफ 147 या एडवांस टैक्स का पार्ट बनाना सरीहन नाइंसाफी है, और इस 147 में फौरी फिल फॉर अमेंडमेंट होनी चाहिए, शुड नॉट बी पार्ट ऑफ 147।
जी बिल्कुल फैसल इकबाल खान साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं अशरफ कमर साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर हैं, साबिक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं बिहार के। अशरफ कमर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ कमर साहब, ये बताइएगा कि जो 7E के जो मसाइल थे, 7E का जो टैक्स था, आप उसको किस तरह देखते थे? सेक्शन 7E है, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2022 के फाइनेंस एक्ट में, और इसका मकसद ये था जो इमूवेबल एसेट्स हमारे जितने हैं उनके ऊपर रेवेन्यू की कलेक्शन। तो उसका फार्मूला उन्होंने ये तय किया हुआ था कि ये जो आपकी टोटल जो आपकी वैल्यू है उसका 20% आपने टैक्स देना है, और वो 20% उसके ऊपर टैक्स होगा 5% के हिसाब से। इस तरह से ये तकरीबन 1% बनता है। तो इसमें सिर्फ मकसद यही था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को टैक्स किया जाए। ये एक ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जहां से कुछ टैक्स पेयर जो है उसको हासिल वसूल तो कुछ नहीं होता था, अलबत्ता उसकी इन्वेस्टमेंट है एक पड़ी रहती थी, जिसकी वजह से वो उसको बाद में जिसका उसको बेनिफिट मिलता था, उसकी जब प्राइस हाइक ज्यादा होती थी तो अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट मिलता था। तो गवर्नमेंट ने ये इसके ऊपर किस्म का 1% टैक्स लगा के इससे एक रेवेन्यू को जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की। अशरफ कमर साहब, 7E का जो टैक्स था ये क्या था, इसका मकसद क्या था लाने का? टैक्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। सबसे बड़ी बात है कि ये सूबों को, ये फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन में ही नहीं आती। ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये सारी पावर्स जो है ये मिल गई थी। इस पूरा इख्तियार जो है ये चला गया था सूबों को, और सूबों ने ही इसको वसूल कर सकते थे। लेकिन ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ने काम किया, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो हमेशा से लिटिगेशन में चलता रहा, और बड़ा अरसा तकरीबन 22 से लेके आप समझ लें 26 तक ये मुख्तलिफ अदवार में ये मुख्तलिफ कोर्ट्स में ये चलता रहा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का और टैक्स पेयर का बहुत सा वक्त जो है वो अनड्यू लिटिगेशन में जाया हुआ, जिसका एंड हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट जो है वो कुछ सम एक्सटेंट जो है वो इससे रेवेन्यू जनरेट करने में भी कामयाब रही, क्योंकि इसमें था जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर थे, फार्म हाउस था, एक आपका घर है, एक दुकान है, ये उसमें एग्जम्पशन थी, और 2.5 करोड़ से अगर वो एक्सीड कर जाती थी तो उसका 1% आपने टैक्स पे करना था। अशरफ कमर साहब, 7E के सेक्शन को आईनी बुनियादों पर किस तरह चैलेंज किया गया? टोटली जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये खिलाफ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो इसकी चार्जेबिलिटी बनती नहीं थी, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास इसका इख्तियार नहीं था। अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये देती, ये टैक्स चार्ज करती, तो उसके पास तो इख्तियार था, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे उसके इख्तियार में ये चीज़ नहीं थी। यही वजह है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ और अल्टीमेटली ये डिजास्टर हो गया। इसमें अब देखें, हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें बलोचिस्तान, KP के पेशावर हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायरी इसको शुरू में डिक्लेयर कर दिया। इस्लामाबाद ने सम एक्सटेंट उसको जो है वो पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर किया। जो सिंध हाई कोर्ट थी उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया। जहां तक लाहौर हाई कोर्ट का तल्लक है, तो लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच का फैसला जस्टिस शाहिद जमील खान का था, उसने इसको अल्ट्रा वायरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। लेकिन जब DB बनी तो DB ने वो फैसला रिवर्स कर दिया और उसका फैसला भी फेडरल गवर्नमेंट की फेवर में चला गया। इस तरह से अगर आप देखें तो ये स्प्लिट किस्म की जो जजमेंट्स हैं वो आई हैं। अशरफ कमर साहब, वफाकी आईनी अदालत ने 7E पर क्या किरदार अदा किया है? वफाकी आईनी अदालत ने इसको अल्ट्रा वायरी इसको डिक्लेयर कर दिया है, और इसमें उन्होंने वो चीज़ को हाईलाइट किया है। ये चार्जेबिलिटी इसकी थी नहीं, ये गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये टैक्स चार्ज किया था। ये टैक्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में नहीं आता, ना तो किसी आर्टिकल के तहत ये इसको वसूल किया जा सकता था, ना ये शेड्यूल में, और ना ये किसी 45 आइटम थी कि फॉल नहीं करता था। अशरफ कमर साहब, ये भी बताइएगा कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले के अहम जो निकात हैं वो क्या है? तो उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये जो लेजिस्लेशन इसकी हुई है, ये लेजिस्लेटर की ये पावर्स ही नहीं थी, वो उनका प्रोरेगेटिव नहीं था कि वो इसको ये पास करते। टैक्स है ये 7E जो है वो कैपिटल वैल्यू टैक्स है, इसको चार्ज किया जाता। और तीसरी इसमें जो सबसे अहम बात है ये कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको
इम्प्लीमेंट भी किया और ये मुख्तलिफ लोगों से टैक्स भी लिया है, क्योंकि लोग जो हैं वो कंप्लाइंट हैं और जो गवर्नमेंट का जो लॉ बनाती है, जो उसका प्रोसीजर ले डाउन करती है, वो सारी की सारी रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक लोग टैक्स देते हैं। अशरफ कमर साहब, सेक्शन 7E को गैर आईनी करार देने की बुनियादी वजूहात क्या थी? इसकी जो बुनियादी वजूहात इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर करने की थी कि ये फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में नहीं आता, ये उसकी किसी शेड्यूल में या किसी आर्टिकल का कोई उसका पार्ट नहीं है, ना ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल है, उसकी किसी आइटम के अंदर भी ये फॉल नहीं करता। और ये देखिए जो डीबी का फैसला था, तो हमारे जस्टिस अमीनुद्दीन चीफ जस्टिस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, और उनके साथ बाकर नजफी साहब, जस्टिस बाकर नजफी साहब, इन दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ और दोनों इस बात के ऊपर एग्री थे कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं होना चाहिए। अशरफ कमर साहब, जो वफाकी आईनी अदालत का फैसला है 7E पर, इसका अवाम पर और हुकूमत पर क्या असरात होंगे? इससे ये है कि अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी कुछ सूरत हाल के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन 1% का आ गया हुआ था, अब वो खत्म हो गया है। इससे ये है कि प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस जो सेल परचेज है, जो उसकी ग्रोथ है, वो बेहतर हो जाएगी और लोगों का प्रॉपर्टीज परचेज करने की तरफ जो है वो अब ज्यादा रुझान होगा और ज्यादा लोग इस तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके आएंगे, क्योंकि पहले ये लोग समझते थे कि ये इन्वेस्टमेंट उनकी जो प्रॉपर्टी के अंदर है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में उन्होंने लगाई है, वो सारी की सारी अब उनकी बेकार हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेशन इतनी ज्यादा है कि लोग अपनी असल कीमत के ऊपर भी वो बेचने से कासर रहे और बाद लोगों ने तो इसको लॉस में अपनी प्रॉपर्टियां बेची है। लेकिन अब ये है कि इसको बूस्ट मिलेगा, जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर रियल एस्टेट है, डेवलपर्स का काम करते हैं और सोसाइटीज जो बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी बनती है, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो ये अब बेहतर होगा और इसके बेहतर होने की वजह से मुल्क में बहुत सा रोजगार के मौके हासिल होंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता टैक्सेशन की वजह से बिल्कुल स्लो डाउन हो गए। अशरफ कमर साहब, 7E के मुकदमे से कानूनी और आईनी क्या सबक मिलता है? इससे ये सबक मिलता है कि अगर हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं तो वो अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं, लोगों का वक्त ज़ाया करते हैं, कारोबार को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्क की इकॉनमी जो वो बैठ जाती है और लोगों का एतमाद जो है वो भी ख़त्म हो जाता है कि ये जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं इसका कोई पता नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर वो भी बदएतमादी रहती है और जो मैशत है वो भी कमज़ोर होती है, क्योंकि जब लोगों का इन तमाम चीज़ों के ऊपर यानी ये सियासी बुनियादों के ऊपर जो भी फैसले किए जाते हैं उनकी कोई भी जो है वो उम्र नहीं होती। तो इससे ये सबक मिलता है कि गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करना चाहिए जिससे कि मुल्की वकार को नुकसान हो, मुल्क और कौम का नुकसान हो, लोगों का वक्त का ज़िया हो और लोगों का जो कारोबार और बिजनेस एक्टिविटी हैं वो भी स्लो डाउन हो। अशरफ कमर साहब, नतीजे के तौर पर इस केस की मजमूई अहमियत क्या है? फैसले से सबसे बड़ा जो मोरालिटी है वो यही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनेगा, अल्टीमेटली वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर जाकर खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म होता है तो फिर ये चूंकि हमारे मुल्क में किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाया जाता, अगर किसी को अकाउंटेबल बनाया जाता तो फिर आज तक इस तरह की कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं वो ना होती। खास तौर पे हमारी जो पार्लियामेंट है उसने तो बिल्कुल उसका सत्यानाश कर दिया है कि उन कामों को उन्होंने किया है जो उनकी डोमेन में नहीं आते। बहुत शुक्रिया अशरफ कमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।